नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में केवल उन लोगों के बारे में बात की गई है जो कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक माने जाएंगे। मतलब जो भारत में आ गए हैं कब, संविधान लागू होने से पहले भाग 2 में उनकी बात की गई है कि हम उनको नागरिकता देंगे। भारतीय संविधान नागरिकता संबंधी विशेष बातों के लिए कानून बनाया गया है। मतलब और भी बातें हैं कि बाद में आए, कैसे आए, तो इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। संसद द्वारा इनको कानून बनाने का अधिकार इनको दिया गया है, संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम में संविधान लागू होने के बाद नागरिकों की प्राप्ति एवं समाप्ति संबंधी उपबंध किए गए हैं। देखो अब आता है हमारा कौन सा टॉपिक, नागरिकता। नागरिकता है भारत के लोग आ गए, भारत में कौन कौन रहेगा ये बात हो गई, चलो एक साइड। अब आते हैं नागरिकता, मतलब लोग आए हैं, हम उनको भारत का नागरिक कहने से मानेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं भाग 2 में। और इसमें ऐसा कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, उसके समय के पहले जो भारत में आ गया है, भारत का है, जन्मा है, जो सभी पहले से है, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यदि कुछ और भी संशोधन इसमें करने होते हैं तो ये शक्ति दी गई है किसको, संसद को। और किस में दी गई है, अनुच्छेद 11 के तहत दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग करके ही संसद ने इसमें संशोधन कर दिया और लाए थे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें कुछ उपबंध किए गए थे समाप्ति और प्राप्ति करने से संबंधित। अब आते हैं भारत का नागरिक बनना है तो हमारे ये मिलेगा 5 पांडवों की शक्ति, मतलब 5 प्रकार से हम शक्तियाँ दे सकते हैं, या नागरिकता 5 प्रकार से मिलेगी, वो हम देखेंगे आगे। पहले आती है नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार होता है जो कि नागरिकों को ही प्रदान होता है। मतलब नागरिकता क्या है, तो एक ऐसा नागरिक या एक ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई ऐसे अधिकार है भारत के जो कि उस देश के अंदर रहने वाले लोगों को ही दिए जाएंगे। उस व्यक्ति को कहा जाएगा भारत का नागरिक है, उस देश का नागरिक, उसकी नागरिकता कहलाती है वो, है ना। नागरिक क्या होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है, मतलब जिसको नागरिकता प्राप्त है वह नागरिक है, जो किसी राज्य के स्थानीय निवासी होता है। उस राज्य के सभी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही उस राज्य द्वारा घोषित कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा की जा सकती है। तो मतलब नागरिकता क्या हो गई, किसी भी देश के द्वारा दी जाने वाला जो अधिकार होता है किसी नागरिक को, वह हो क्या, नागरिकता। अब नागरिक क्या होगा, तो किसी भी राज्य में स्थायी निवास होना चाहिए उसका, या निवासी होना चाहिए, उसके पास उससे संबंधित जितने भी राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार हैं वो सब उनको प्राप्त होने चाहिए, और वह अपनी सभी कर्तव्यों का पालन करेगा, अधिकारों को प्राप्त करने की अपेक्षा रख सकता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो हमें दूसरे नंबर पर मिलेगी हमें नागरिकता, और नागरिकता में दिए गए हैं कुछ अनुच्छेद, कहाँ से, 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। तो पहले आता है अनुच्छेद 5। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो कि भारत का मूल निवासी है, वह कुछ शर्तें हैं उनको यदि पूरी कर रहा है तो वह भारत का नागरिक है। जैसे कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, यदि भारत में उसने जन्म ले लिया तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा, यदि उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, माता या पिता में से कोई यदि भारतीय है तो वो भी भारत का नागरिक होगा। और तीसरा आता है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। मतलब अनुच्छेद जो 5 है वो क्या कहता है, इसमें सिंपल से नियम बताए हैं कि पहला, भारत में जन्म हो गया, भारत के नागरिक हो। दूसरा, तुम्हारे में माता पिता में से कोई भी यदि भारतीय है तो तुम भारत के नागरिक हो। तीसरा, यदि तुम भारत के संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले भारत में आ गए हो तो भी तुम भारत के नागरिक होगे। यह अनुच्छेद कहता है 5। अब अनुच्छेद आता है 6। ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं और निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं। तो मतलब अब देखो 5 में क्या हो गया, जो भारत से संबंधित है, लेकिन हमारा भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था ना, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो उनके लिए नागरिकता कौन देता है, तो अनुच्छेद 6 देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने से संबंधित नियम अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं जो कि भारत में पाकिस्तान से आए हैं। पहली शर्त क्या है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्य निवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक है। मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले यदि भारत में तुम आ गए, भारत में नॉर्मल रह रहे हो, तुम भारत के नागरिक माने जाओगे। फिर आता है क्या, यदि वह 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में आया है, वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन गया है और उसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है और उसने वो भी शर्त पूरी कर ली, तभी वह भारत का नागरिक होगा।
तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि ऐसे नागरिक जो कि पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए कुछ शर्तें बता रहा है कि वह भारत का नागरिक कब माना जाएगा। तो पहला, 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत में आ गया और नॉर्मल रह रहा है तो वह भारत का नागरिक है। दूसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है लेकिन उसने पंजीकरण करवा लिया है नागरिकता का और 6 माह तक निवास कर लिया है भारत में, तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए और पुनः लौट कर भारत आ गए। देखो अब क्या हुआ, भारत का बंटवारा हो गया। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले बोल रहे थे हमें तो ये पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो अच्छे अपना बोरिया बिस्तर उठाया पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा तो वो क्या है, बीच में से वापस आ रहा है कि हमें नहीं रहना पाकिस्तान, तो भारत जा रहा है, तो उन लोगों को भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 में ऐसी व्यक्तियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो कि 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर से भारत में लौट आए हैं, उनके लिए नागरिकता से संबंधित नियम बताता है अनुच्छेद 7। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता से नागरिक बन सकते हैं, मतलब किससे, पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन जाएगा, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। तो अब ऐसे व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा, 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद कहता है 7। फिर आता है अनुच्छेद 8, ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो तो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि भारत के नागरिक हैं, भारत में उनका जन्म हुआ है, दादा दादी नाना नानी पूरी संपत्ति पूरे परिवार यहीं है, लेकिन वह नौकरी करने के लिए किसी भी रीज़न से बाहर चले गए, विदेश चले गए, भारत से बाहर चले गए हैं, तो वह व्यक्ति या जो उनका बच्चा है वह क्या होगा, भारतीय ही होगा। तो ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 8 कह रहा है। तो अनुच्छेद 8 में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का निवासी हो, मतलब माता पिता भारत के निवासी हैं और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो तो वह भी पंजीकरण के द्वारा, लेकिन उसको क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा और वह भारत का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 9, यह ऐसे व्यक्तियों के बारे में प्रावधान करता है जो कि भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अन्य देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि दो लोग राज्यों की या दो देशों की नागरिकता उनके पास है, नहीं, बल्कि अनुच्छेद 9 ये स्ट्रिक्टली बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश में जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता को समाप्त कर देगा जाएगा। जैसे कि अक्षय कुमार की कनाडा की नागरिकता है, भारत का नागरिक नहीं माना जाता है अक्षय कुमार को। फिर आता है अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह संसद द्वारा प्राप्त या संसद के इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है ये समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो उसको भी मानेगा। तो ये वही हो गया अनुच्छेद 10 में कहा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 11, इसमें क्या कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन या समाप्ति के या नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई विधि बना सकती है। तो अब यहाँ मैंने किसी व्यक्ति की नागरिकता को कम या ज़्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, उसके संशोधन कर देंगे उसकी नागरिकता के लिए। करेगा कौन, तो करेगी कौन, संसद। तो हमारे ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 11 में। तो चलो हम अनुच्छेद फिर से देखते हैं। पहले आते हैं हमारा अनुच्छेद 5, इसमें कहा गया है कि जो भारत के मूल निवासी वही व्यक्ति माने जाएंगे जो कि पहले भारत में जन्मे हों, उनके माता पिता में से कोई भारत का हो, और दूसरा 5 वर्षों से पूर्व जब संविधान लागू हुआ था उसके 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। फिर आता है अनुच्छेद 6, इसमें कही गई हैं 2 मुख्यतः शर्तें कही गई हैं। तो ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है जो कि पाकिस्तान से भारत में आए हैं। तो यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा और 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा तो भारत का नागरिक बन जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 7, इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 में जो कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, फिर से भारत लौट कर आ रहे हैं, उनसे संबंधित नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। इनके लिए प्रावधान किया गया है कि यह पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और उनको भी 6 महीने तक कुछ रहना पड़ेगा। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंधित में नागरिकता है जिनका वंश में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा, तो पंजीकरण के माध्यम से कर लेगा। फिर आता है अनुच्छेद 9, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं ही
समाप्त हो जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद 10। इसमें ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं, नागरिक बताए गए हैं, या खुद को भारत का नागरिक समझता है तो उसको किसी भी विधान है उसके निर्माण में सहायता कर सकता है, मानना पड़ेगा। फिर आता है अनुच्छेद 11। संसद में ऐसे संसद को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि भाई किसी भी नागरिकता को अर्जन प्राप्त समाप्त कर सकता है, बदल सकता है और उसमें संशोधन कर सकता है। कौन कर सकते हैं? संसद। अनुच्छेद 11 के तहत। फिर आती है नागरिकता का अर्जन करना। अब भैया हम किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जन कैसे करवा सकते हैं? तो पहला आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो किसके तहत? तो नागरिकता का अर्जन, यदि हमें नागरिकता प्राप्त करनी है भारत में तो 5 ऐसे तरीके हैं, 5 पांडवों की शक्तियाँ हैं उनके पास, जिससे कि भारत में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, जन्म से भैया के भारत में आए और जन्म हो गया तुम्हारा तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि संविधान लागू हुआ उसके पहले तुम्हारा जन्म भारत में हो गया तुम नागरिक हुई, उसके बाद भी तुम्हारा यदि भारत में जन्म हुआ है तो भी तुम भारत के नागरिक ही माने जाओगी। बस शर्त है कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता दोनों के भारत नागरिक हो। तो अब ये नहीं कि भाई कोई विदेशी व्यक्ति है उनके बच्चों का जन्म भारत में हो रहा है तो उनको भी भारतीय माना जाएगा, नहीं, माता पिता में से दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए तो ये तुम्हारे भारत में जन्म से तुम्हारे भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर आती है इनके माता पिता में से कोई एक भी नागरिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई माता विदेशी हैं पिता भारतीय हैं तभी तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। तो कोई भी दोनों में से एक भारत का नागरिक हो सकता है। या दूसरा, अवैध प्रवासी ना हो, और ऐसा व्यक्ति ना हो जो भैया अवैध प्रवासी हो तो उनको नागरिक नहीं देंगे हम कि भाई तुम अपना देश छोड़कर आए हो, यहाँ पर रह रहे हो, उनके बच्चे हो गए तो हम भारत के नागरिक बन गए, नहीं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अपवाद है इसमें कुछ, जैसे कि विदेशी राजनयिक के बच्चे शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में होने वाले बच्चों के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी या उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि जेल में रहे, अपराधी हैं, उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, विदेशी नागरिक हैं, विदेशी अपराधी हैं, उनके भारत के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। और दूसरे जो राजनयिक हैं विदेशों से यहाँ पे काम करने आए हैं उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं कहलाते। तो पहले आता है जन्म के आधार पर, इसमें क्या होना पड़ेगा? 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले भारत में जन्म हुआ है तो भारत के नागरिक हो, उसके बाद में जन्म हुआ है तो भी भारत के नागरिक हो। लेकिन भारत में जन्म बाद में जन्म हुआ है तो उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि माता पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यदि दोनों माता पिता भारत के नागरिक नहीं है तो उनमें से कोई एक भी हो तभी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा, आवास जो अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ राजनयिक हैं उनके बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, कुछ शत्रुओं के बच्चे हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, और कुछ ऐसे अपराधी हैं जो कि विदेश से भारत में रह रहे हैं या अधीन में हैं, संरक्षण में हैं, उनको भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर आता है हमारे वंश के आधार पर। नेक्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले या जन्म लेने के बाद भारत की नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो वंश के आधार पर कैसे मिल सकती है? जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं वो विदेश चले गए, उनके बच्चे हुए वहाँ पर, भारत की नागरिकता उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी भारत के नागरिक ही माने जाएंगे, वंश के आधार पर उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, या फिर उनके दादा दादी या नाना नानी में से भी कोई था भारत का नागरिक तो भी उनको वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के द्वारा हम कैसे दे सकते हैं? तो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि नागरिकता प्राप्त करने के आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो पंजीकरण करवाना रजिस्ट्रेशन करवाना है, सीधा सी बात है। रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति को करवाना है, आवेदन देने से पहले उसको 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा, फिर वो आवेदन कर सकता है। दूसरा, वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो, पंजीकरण हेतु आवेदन से पूर्व 6 वर्षों से भारत में रह रहा हो। तो कोई भी ऐसी व्यक्ति जो कि भारत में घूमने फिरने आया लेकिन 7 वर्षों से घूमने फिर रहा है और भारतीय व्यक्ति से किसी से शादी कर ली तो उसको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। फिर आता है भारतीय नागरिक के आवयस्क बच्चे। तो भारतीय नागरिक हैं उनके आवयस्क बच्चे हैं उनको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। और राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक जो कि भारत में रहते हों और भारत सरकार की नौकरी करते हों उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हों ऐसे बच्चों को भी पंजीकरण के माध्यम से मान्यता या
वो नागरिकता दी जा सकती है। फिर आता है देशीकरण के द्वारा, ये सबसे मज़ेदार है। भारत आए तो इसमें कहा गया है कि पूर्ण उम्र या क्षमता का कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रमंडल देशों का निवासी ना हो, मतलब राष्ट्रमंडल देश से वो नहीं आए हैं, भारत मूल का भी नहीं है, भारत मूल का भी नहीं, मतलब कोई वंश से भी रिलेटेड नहीं है ये, तो वह भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण प्राप्त करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, भारत सरकार के द्वारा बोल सकता है कि हम देशीकरण हो गया, हमारा प्रमाण पत्र दो और हमें नागरिकता दे सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि हैं उसे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें ये मज़ेदार है, देशीकरण में कोई विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आया, बहुत घूमा, काशी बनारस मथुरा वथुरा, अच्छा लग गया भारत, और राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगा, राधा वाधा बन गया, ये बन गई और वहीं की हो गई। बोलते हैं विदेश जाने नहीं है, हम विदेश नहीं जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है कृष्ण जी की शरण में। तो वह जाके बोल सकते भैया हमारा देशीकरण हो गया है, भाषाएं आती हैं आपके यहाँ पे, मतलब जो 8वीं सूची में जो भाषाएं दी गई हैं उसमें से एक भाषा आती है, हम यहीं से देशीकरण हो गया, देखो हमारी कपड़े भी ऐसे ही, बोली भी ऐसे ही, और हमें कपड़े भी ऐसे, हर चीज़ें ऐसे रह सकते हैं। तो देशीकरण का प्रमाण पत्र करेगी सरकार से, फिर पंजीकरण करवा सकती है। तो ये 5 प्रकार की हो गई हमारी नागरिकता। कौन कौन सी आती है, पहली आती है जन्म के आधार पर, फिर दूसरी वंश के आधार पर, तीसरी पंजीकरण के आधार पर, चौथी देशीकरण के आधार पर, फिर 5वीं आती है भूभाग के अर्जन के द्वारा, मतलब कि भारत ने किसी पर आक्रमण किया, किसी देश पर, उसका पूरा भूभाग ही मिला लिया, तो भैया वहाँ के नागरिक कहाँ जाएंगे, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। तो भारत यदि किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भूभाग में सम्मिलित करता है तो उस क्षेत्र के निवासी को स्वतः ही भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये 5वां था। फिर आती है नागरिकता का स्वरूप क्या होता है। तो भारतीय नागरिकता है, नागरिकता का स्वरूप क्या है। तो यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, हमारा भारत का संविधान कैसा है, संघीय है, इसमें दोहरी राज्य पद्धति केंद्र और राज्य को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्याख्या की गई है। मतलब भले हमारे भारत में दोहरी राज्य पद्धति या राज्य व्यवस्था है, जैसे कि राज्य और केंद्र, लेकिन हमारे यहाँ की जो नागरिकता है वह एकल है। अन्य संघीय राज्य जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भेदभाव की समस्या को पैदा करती है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति एवं व्यवसाय आदि को लेकर भी हो सकते हैं, इसलिए भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान रखा है। फिर आती है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या है। जो हम नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2019 में, बहुत विवाद हुआ था, ये है क्या। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लाया गया था इसको, है ना। किसमें संशोधन किया गया है, तो नागरिकता अधिनियम है 1955, उसमें संशोधन किया गया और आया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को भारत में नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान करता है ये संशोधन, जैसे कि जन्म के आधार पर, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय आदि। तो वही 5 इसमें भी दिए गए प्रकार, 5 पहले भी थे। इसके अलावा यह भारत के विदेशी नागरिक जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, OCI हैं, कार्ड धारकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को भी नियंत्रित करता है। तो यदि तुम्हारे पास OCI कार्ड है तो उनके लिए भी कुछ पंजीकरण और अधिकारों से संबंधित नियंत्रण स्थापित करता है। OCI भारत यात्रा के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा जैसे कुछ लाभ प्रदान करता है। हालांकि अवैध प्रवासी के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान या प्राप्त करना प्रतिबंधित है। देखो जो OCI कार्ड है ये क्या करता है भारत में, तो यह एक पंजीकृत प्रणाली है। इसका बहुउद्देशीय क्या है, आजीवन वीज़ा मिल जाता है भारत में। इसके लाभ के लिए ये मतलब आवासियों के लिए अवैध है, मतलब वो प्राप्त नहीं कर सकते नागरिकता, लेकिन उनके लिए भी इसमें नियंत्रित कर दिए गए थे, कुछ शर्तें ला दी गई थी इसमें। अवैध प्रवासियों से तात्पर्य एक ऐसे विदेशी व्यक्ति होते हैं जो कि वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि वीज़ा, पासपोर्ट के बिना इनके, है ना, देश में प्रवेश करते हैं और फिर वैध दस्तावेज के साथ देश में प्रवेश करते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति जो कि अप्रवासी व्यक्ति की, अवैध अप्रवासी व्यक्ति कैसे कहे, कौन कहलाएगा, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश से आया है, उसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट या वीज़ा है ना, उसके साथ भारत में आ गया, एक हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, उसके पास कोई भी दस्तावेज़ नहीं है और भारत में बॉर्डर नाक के कूद के आ गया, तो लेकिन अनुमत
समय अवधि समाप्ति के बाद भी देश में रुका हुआ है। भैया उसका वीज़ा लेकर आया था, पासपोर्ट लेकर आया था, उसकी जो वैलिडिटी थी वह समाप्त हो गई, लेकिन भारत में ही है, छुप गया, मिल ही नहीं रहा, पुलिस वालों को क्या करेंगे। तो वो क्या होते हैं, अवैध प्रवासी कहलाते हैं। अवैध प्रवासी और भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अवैध प्रवासी यदि पकड़ा जाता है भारत में तो क्या कर सकते हैं, उनको पकड़ के हम जेलबंद कर सकते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे निर्वासित कर या कैद कर लिया जा सकता है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उनके देश भिजा देंगे या फिर उनको कैद करके जेल बंद कर लेंगे। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 को सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को कैद और निर्वासित करने से छूट दे दी। तो अब हमारे सितंबर को क्या हुआ, बहुत सारे पकड़ के हमने जेलें बंद कर दिए, जेलें भर गई। बहुत सारे अप्रवासी हैं, कहीं से म्यांमार, पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश वगैरह से आ जाते हैं, पाकिस्तान से आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान से आ जाते हैं। तो अब इन लोगों को कितना हम जेलें बंद करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बना दिए, वो भी सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में सरकार ने क्या कहा कि जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए कुछ निर्वासन करने के लिए शर्तें दे दी, छूट दे दी हैं और जेलें बंद करने के लिए छूट दे दी। संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। तो विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। देखो इसमें संशोधन में सबसे पहले यही कह दिया कि भैया कुछ विदेशी प्रवासी हैं जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी आए हैं, और उनमें भी मुख्यतः कौन, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और सिख जो आए हैं, भारत में प्रवासी आए हैं, उनको अब प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 एवं पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 में छूट प्रदान की गई है। तो इसमें मुख्यतः 2 अधिनियम हैं जिनमें संशोधन किए गए हैं। पहले किसमें, पहले जो केंद्र सरकार का विदेशी अधिनियम 1946 था उसमें, और पासपोर्ट अधिनियम था 1920, इसमें भी कुछ छूट प्रदान की गई है। 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास एवं निकास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते थे। फिर आते हैं संशोधित अधिनियम की व्यवहारिकता। जो हमारे संशोधित अधिनियम है उनकी हम व्यवहारिकता समझते हैं। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का यह प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो जो ये संशोधन संबंधित है, जो अवैध प्रवासियों से संबंधित जो नागरिकता के प्रावधान हैं, वह जो 6वीं अनुसूची है उसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं अमिमित्री हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इस क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन आदिवासी क्षेत्रों में करवी, आंगलोंग, असम, गारो हिल्स, मेघालय, चकमा जिला, मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र शामिल होंगे। मतलब इसके जो आदिवासी क्षेत्र थे इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, तो जो करवी है आंगलोंग असम का, गारो हिल्स मेघालय की, चकमा जिला मिजोरम का और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र इस जिले में शामिल होंगे। मतलब इसमें ये लागू नहीं हो रहा है। इसके अलावा यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 8073 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट के माध्यम से भारतीयों की यात्रा को विनियमित किया जाता है। तो देखो इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा है अधिनियम। कौन कौन से, पहले तो आते हैं हमारे वो 6वीं अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उनके जो जनजाति क्षेत्र हैं उनमें ये लागू नहीं होगा। दूसरे जो हमारे बंगाल है उनका जो ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है 1873 की जो इनर लाइन बनाई गई थी उसमें भी ये लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनर लाइन में जाने के लिए परमिट लगता है भारतीयों की यात्रा के लिए। वर्तमान में परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड पर लागू होगा। मतलब जो भी परमिट सिस्टम है वह कहाँ कहाँ पर लागू है, तो वह परमिट प्रणाली है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड पर लागू है। मणिपुर को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इनर लाइन परमिट शासन के तहत लाया जाएगा। तो अब किसको, मणिपुर को भी हम राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इनर लाइन परमिट शासन के तहत ला देंगे। और इसी दिन संसद में यह बिल पारित कर दिया गया था। इसी दिन बोला था कि मणिपुर में भी इसको लागू कर दिया गया परमिट को। उत्तर पूर्वी के मुद्दे, अब आते हैं कुछ इसमें पूर्वी के मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें आता है 1986 के असम समझौते का उल्लंघन करता है। जो
संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था ना 2019 में, ये क्या करता है तो 1985 में जो असम समझौता हुआ था उसका उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को धर्म की परवाह किए बिना देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो असम समझौता है जो कि 1985 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद कोई भी बांग्लादेश से भारत में आएगा, अवैध प्रवासी होगा, किसी भी धर्म का हो, हम धर्म की परवाह किए बने उनको भारत से बाहर निकाल देंगे। इसका उल्लंघन करता है। दूसरा, आलोचकों का तर्क है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के आने से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है, भैया कई लोग आंदोलन कर रहे थे कि ये NRC का तो इसमें वो खत्म ही हो गया ना प्रभाव। दूसरा, असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और इसके कारण राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ने के कारण राज्य की जनसांख्यिकी पर भी भारी दबाव आएगा। तो भाई बदलाव भी आएगा, दबाव भी पड़ेगा इन पर। यदि कोई संसाधन है 20 लोगों के, लेकिन उसमें आ गए 20 मिलियन लोग, तो उनके लिए क्या होगा, संसाधन में बदलाव आएंगे, जनसंख्या में बदलाव आएगा। तो असम में जो अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, यदि उनको सबको मान्यता दी जाएगी कि भैया भारत के नागरिक माने जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि राज्य के संसाधन में प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बिगड़ेगी वो राज्य की जनसांख्यिकी पर भी भारी बदलाव इसमें देखा जाएगा। आलोचकों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कि नागरिक एवं विदेशी दोनों को समान अधिकारों की गारंटी देता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में निहित किया गया है। तो देखो, अब इसमें एक प्रावधान और किया गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो पश्चिम बंगाल, म्यांमार है, यहाँ से जो आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनको भी मान्यता दी गई है। तो इसमें इनने कहा है कि भैया ये संविधान के अनुच्छेद जो 14 है उसका उल्लंघन भी करता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि नागरिक, भारत के नागरिक एवं विदेशी दोनों को समानता का अधिकार दिया गया और उसकी गारंटी भी दी गई है। यदि आप ऐसा धर्म के अकॉर्डिंग लोगों को अलग करोगे या नागरिकता नहीं दोगे, तो ये क्या होगा, उनके धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत उल्लंघित होगा। और लेकिन हमारी धर्मनिरपेक्षता तो हमारे भारत के मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में भी दी गई है। तो इसलिए भी आलोचक उनकी आलोचना करते हैं। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं, जैसे श्रीलंका, तमिल, म्यांमार से आए हिंदू, रोहिंग्या आदि भी शामिल हैं, लेकिन इन्हें अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया गया। तो भाई कई लोग ये भी बोल रहे थे कि जरूरी थोड़ी ना कि प्रवासी यहीं बांग्लादेशियों से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, बल्कि ये तो श्रीलंका से, तमिल, म्यांमार से आए हुए कुछ हिंदू, रोहिंग्या भी हैं। तो ये भी तो भैया इसमें शामिल करने थे ना, लेकिन इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब आते हैं नागरिकता की समाप्ति। अब भैया नागरिक कोई व्यक्ति है, हम उसकी समाप्ति कैसे कर सकते हैं उसकी नागरिकता की, उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। पहला, स्वेच्छा से त्याग दे। कोई व्यक्ति है या दूसरे देश में गया, दूसरे देश की नागरिकता अच्छी लगी, वहाँ की नागरिकता ली और भारत की छोड़ दी, स्वेच्छा से त्याग दी। तो कोई भारतीय नागरिक जो कि पूर्ण आयु या क्षमता का हो, तो वह अपनी नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है, मतलब वो पूरा अपना देख सकता है, नागरिक है, वयस्क है, तो वो जाके अपनी नागरिकता त्याग सकता है, स्वेच्छा से त्याग दी। फिर समाप्ति, तो भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है या स्वीकार करता है, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर तीसरा आता है सबसे बेस्ट, वंचित किया जाना। सरकार इसमें बोलेगी भैया तुम निकलो जैसे, हमें कोई भारत की नागरिकता नहीं देनी, तो भारत क्या कहेगा, उनसे बोलेगा कि भैया हम आज से तुम ऐसे कोई व्यक्ति है जिसने ऐसे देशद्रोही वाला काम कर दिया, तो उसकी भी नागरिकता उसको वंचित कर दिया जा सकता है ना, तो गवर्नमेंट देश को हटा देती है। तो भारत सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि उस व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठे तथ्य पेश किए, मतलब कोई फर्जीवाड़े तरीके से नागरिकता प्राप्त की है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। फिर आते हैं NRC क्या है, जो अभी बोला था ना कि उसका उल्लंघन हो रहा है NRC का, तो वो कैसे हो रहा है, तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC, यह रजिस्टर होता है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल होता है। मतलब एक रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय हैं, उनका विवरण इसमें दिया गया है। 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था इसको। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण इसमें शामिल था। जो NCR है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है, इसमें जो 1951 में जनगणना हुई थी उसके आंकड़े जो थे उसकी गणना के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया था और सभी व्यक्तियों का विवरण इसमें दिया गया है। इसके
इनमें केवल उन व्यक्तियों के नाम को शामिल किया गया था जो कि 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे थे। इसके बाद राज्य में पहुंचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया था या फिर उन्हीं व्यक्तियों का विवरण इसमें दिया गया है जो कि 25 मार्च 1971 को असम में आए थे या असम में रह रहे हैं, उनको ही इसमें जगह दी गई थी। और उसके बाद आने वाले जितने ही बांग्लादेशी हैं उनको वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। तो एनसीआर क्या बताती है, एनआरसी बताती है कि ये भारत का नागरिक है और ये नहीं है। बस यही है एनआरसी। अप्रवासी भारतीय जो एनआरआई होते हैं वो क्या होते हैं। तो भारतीय नागरिक जो कि साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, वो क्या होते हैं, एनआरआई होते हैं। जो बोलते हैं एनआरआई हैं हम, तो वह भारत के नागरिक हैं लेकिन बस विदेश में रहते हैं। भारत का पासपोर्ट है उनके पास, वो क्या हो जाएंगे, एनआरआई हो जाएंगे। दूसरे आते हैं पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो वह व्यक्ति है एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और वर्तमान में ये अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता हो, उसका यह विदेशी पासपोर्ट धारक हो, जिसका विदेशी पासपोर्ट धारक हो, तो वह क्या होगा, भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। मतलब कोई व्यक्ति है विदेश में, मतलब माता पिता उसके भारतीय हैं लेकिन विदेश में अभी रह रहा है, वहीं का पासपोर्ट है, वहीं की नागरिकता है और उसके पास विदेशी पासपोर्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति। फिर नेक्स्ट आता है विदेशी भारतीय नागरिक क्या होता है, ओसीआई। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, उसे कहा जाएगा ओसीआई, विदेशी भारतीय नागरिक। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।